हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी में। ठीक है, हम लोगों ने फिस्कल पॉलिसी स्टार्ट की थी जिसके अंदर मैंने आपको लास्ट सेशन में सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया था और इसके अंदर फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड 2021-22 में जो भी नए अपडेट्स हैं वो सब अपडेट्स हम करने वाले हैं। जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग में जितनी अपडेट्स हुई थी बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में, वो कर ली। अब फिस्कल पॉलिसी यानी कि मैं यहाँ पे पूरा बजट आपको लोगों को नहीं करवा रही हूँ कि पूरा बजट आपको 1 बाय 1 एक एक चैप्टर बजट का करवा रही हूँ। मैं ऐसा नहीं करवा रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ कि अभी हम क्या करेंगे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग में जितने भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे में रिसेंट अपडेट्स आए वो हम लोगों ने कर लिए। और अब फिस्कल पॉलिसी हम लोगों ने जो शुरू की है, फिस्कल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट की बोरोइंग, गवर्नमेंट की डोनेशन, गवर्नमेंट जो भी पैसा ले रहा है या दे रहा है उससे रिलेटेड बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। इसी तरीके से फिर जब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बजट और इकोनॉमिक सर्वे से जितनी नई चीजें हैं वो हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे। इस तरीके से मैं लेके चल रही हूँ। कुछ एस्पिरेंट्स को डाउट थे तो मैंने आपको बताया। हमने लास्ट सेशन में आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन डिस्कस की थी कि बजट होता क्या है, कितनी तरीके के बजट होते हैं, वोट ऑन अकाउंट, आउटकम बजट, बजट का प्रोसीजर क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंड डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट में क्या फर्क होता है, और यूटीज बजट क्या होता है, कैसे यूटी के जो बजट है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और गवर्नमेंट को स्टेबल करने के लिए या मैं कहूँ इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। फिर हमने देखा था फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है। आज कुछ नई चीज़ों को पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अनअकैडमी प्लस आप लोगों के लिए कुछ ऑफर लेके आया है। अगर आप लोग जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी करते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में 10% का डिस्काउंट आपको हम लोग देंगे, यानी रैंक सिक्योर टीम देगी अगर आप रैंक 10 रेफरल कोड यूज करते हो। तो आप लोगों को एक स्पेशल ऑफर अनअकैडमी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। आप लोगों को फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज मिल रही है, बिल्कुल फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज मिल रही है। और आपको पता है कि 14 जुलाई तक कुछ प्रॉमिस अनअकैडमी ने आपको किया था 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने का, तो वो ऑफर तो अब चला गया। अब ये ऑफर भी हाथ से ना निकल जाए तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लेना अगर आप लोगों को लेना है तो फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी इसके अंदर, जिसका अलग से कोई पैसा इंक्लूड नहीं होगा। ये जो ऑफर है ये 21 जुलाई तक है, तो समय बहुत नजदीक है। अगर लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लो ताकि ये ऑफर आपके हाथ से ना निकले। 21 टेस्ट होंगे, 16 सेक्शनल होंगे और 5 फुल लेट टेस्ट होंगे। ये टेस्ट सिर्फ ऑप्शनल के होंगे, ठीक है। और अनअकैडमी आप लोगों को एक और ऑफर दे रहा है। क्या कहता है कि अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया, इस मंथ में सब्सक्रिप्शन लिया, तो आप लोगों की सब्सक्रिप्शन को मेंस तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। 21 जुलाई तक ये ऑफर्स है। और अगर मान लीजिए आप लोगों ने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है और किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अनअकैडमी आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करके दे रहा है, ठीक है। अगर 2 साल का लिया है और मान लीजिए किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो 1 साल का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिलेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ रैंक 10 रेफरल कोड यूज करना है और 80 टेस्ट, 1 साल की सब्सक्रिप्शन पे 80 टेस्ट ये प्रीलिम्स के और मेंस के टेस्ट होंगे। ऑप्शनल के अलग है, ये प्रीलिम्स और मेंस के होंगे, जिसके अंदर 50 प्रीलिम्स के और 30 मेंस के टेस्ट होंगे, जिसकी मार्केट में कीमत 30,000 रुपये है। 20 बुक्स आप लोगों को साथ में मिल जाएंगी। ये ऐसी बुक्स हैं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगी। अगर पैसे की दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपको लोन की सुविधा भी मिल रही है 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। हर संडे आप लोगों के साथ 60 मिनट 60 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं अनअकैडमी के द्वारा। ये बिल्कुल फ्री लाइव टेस्ट होता है, ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको मिलती है। संडे को सुबह 11 बजे टेस्ट शुरू होता है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनरोल करना है रैंक 10 रेफरल कोड को यूज करके, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपने दोस्तों में भी इससे साझा कर सकते हैं। एक नई बहुत ही बेहतरीन सीरीज, किताब सीरीज 17 जुलाई से स्टार्ट हुई है। इसके अंदर क्या होगा, जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, वो हर वीक 2 बुक का एनालिसिस आप लोगों के साथ करेंगे। ये बुक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोगों के यूपीएससी के सिलेबस में, स्पेशली सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशन, एथिक्स और ऐसे पेपर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और ये पर्सनली मैं आप लोगों को कह रही हूँ, बहुत 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 अच्छी सीरीज होने वाली है ये, और आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इवन इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों को बहुत बड़ा एक एक्सेस, एक बहुत बड़ा एज ये वाली सीरीज आपको देके जा सकती है। अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो देर मत कीजिए, क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारे ऑफर्स आप लोगों को मिलेंगे। 2021-22-23 के नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं जो 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग
एनरोल कर सकते हैं रैंक 10 रेफरल कोड यूज करके। हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में देखिए हम लोग पहले बिजनेस साइकिल को समझेंगे। बिजनेस साइकिल की क्या जरूरत पड़ गई फिस्कल पॉलिसी में, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे कुछ ऐसी ही बातें करता है। देखते हैं क्या होता है बिजनेस साइकिल। ये बिजनेस साइकिल है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम आता है जब बूम है। बूम के अंदर क्या है, जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा है, जीडीपी हाई है, एम्प्लॉयमेंट देश के अंदर बहुत अच्छा है, ठीक है, सब लोगों के पास नौकरी है, तो ऑब्वियस सा है कि प्राइस भी जो है वो ठीक ठाक है, यानी इन्फ्लेशन हेल्दी इन्फ्लेशन है। मैं क्या कह रही हूँ, हेल्दी इन्फ्लेशन है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, हेल्दी इन्फ्लेशन है। और बूम को हम कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छी हेल्दी इकोनॉमी है, ठीक है, हेल्दी इकोनॉमी है, ये बूम होता है, इसको बूम कहते हैं। जहाँ पे हर इंसान के पास नौकरी होगी, जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, जहाँ पे प्राइस जो है वो ठीक ठाक होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होंगे, और डिमांड जो है इकोनॉमी के अंदर बरकरार है, डिमांड इकोनॉमी के अंदर बरकरार है, ठीक है। फिर एक समय आएगा, धीरे 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 आप रिसेशन की तरफ जाएंगे। रिसेशन क्या है, जब आपकी डिमांड कम हो रही है, देश के अंदर जीडीपी कम हो रही है, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, ठीक है, हम रिसेशन की तरफ जाएंगे। अब जब रिसेशन एक वक्त पे बहुत 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 नीचे है, कॉन्टिन्यूस रिसेशन है, ठीक है, तो यानी हम स्लंप में फंस गए, कहीं कहीं आप इसको ट्रफ भी लिखा देखे जा सकते हो। ये बहुत बुरे हालात है जहां पे देश के अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा, ना तो प्राइस अच्छे हैं, ना तो एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, ना तो जीडीपी अच्छा है, कुछ भी नहीं है। फिर धीरे 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 हम रिकवर करेंगे और फिर से एक समय आएगा हम बूम पे जाएंगे। इस तरीके से ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है, जिसको बिजनेस साइकिल कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया है कि बिजनेस साइकिल क्या होता है, बूम क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, रिकवरी क्या होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बिजनेस साइकिल ये मैंने आपको बताया, बूम के साथ साथ जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, रिसेशन के साथ जीडीपी ग्रोथ घटेगी, फिर से बूम आ गया, फिर से जीडीपी ग्रोथ बढ़ी, फिर से रिसेशन आ गया, फिर से जीडीपी ग्रोथ कम हुई। और जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, ये आपको पता ही है। एम्प्लॉयमेंट एंड डिमांड दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, ये भी हम समझते हैं। डिमांड एंड इन्फ्लेशन दोनों इंटर रिलेटेड है, ये भी हम लोग समझते हैं। तो इस तरीके से पूरा बिजनेस साइकिल आपकी इकोनॉमी की कंडीशन को बता सकता है। अब गवर्नमेंट का रोल क्या है फिस्कल पॉलिसी के अंदर, इसको देखना, यानी फिस्कल पॉलिसी को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट का रोल क्या है। अब एक बात को समझो, आपके देश के अंदर बूम है, मान लीजिए बूम है, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो अच्छा है, देश में एम्प्लॉयमेंट काफी बेहतरीन है, काफी अच्छा है, यानी डिमांड देश के अंदर ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, प्राइस जो है ऑलरेडी हाई है। अब डिमांड ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन तो हाई होगा ना, लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ठीक है, मतलब हेल्दी प्राइसेस है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा हाई भी नहीं है, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट मान लीजिए गवर्नमेंट दो काम कर सकती है। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि गवर्नमेंट जिस तरीके से हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी में समझा था कि आरबीआई पीछे से मनी को इंजेक्ट भी कर सकती है और मनी को एब्जॉर्ब भी कर सकती है आरबीआई, इसी तरीके से गवर्नमेंट भी मनी को इंजेक्ट भी कर सकती है और मनी को एब्जॉर्ब भी कर सकती है। मैंने आपको बताया था मनी को इंजेक्ट कैसे करती है गवर्नमेंट, अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करके, यानी सब्सिडीज बढ़ा दी। अब सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है तो आपकी पॉकेट में ज्यादा पैसा बच गया। जिस एस्पिरेंट को नहीं समझ आ रहा है, एक एग्जाम्पल समझना, ये ए पर्सन है, ए पर्सन की इनकम 100 रुपीज है, ठीक है। इस पर्सन को मान लीजिए एक सिलेंडर खरीदना है, गवर्नमेंट ने क्या कहा, 20 रुपीज मैं मेरी तरफ से सब्सिडीज देता हूं, यानी कि 20 रुपीज सरकार दे रही है, 80 रुपए जो है, 80 रुपए इस इंसान को यानी ए पर्सन को अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे। ये 20 रुपए उसकी सेविंग हो गई, जिससे वो और कहीं डिमांड जनरेट करेगा। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि 100 रुपए के सिलेंडर पे मैं 40 रुपीज सब्सिडी देने को तैयार हूं। गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, 100 रुपए के सिलेंडर पे मैं 40 रुपीज सब्सिडी दे रहा हूं, यानी अब इस ए पर्सन को केवल 60 रुपीज अपनी पॉकेट से भरने हैं, और जो ये 40 रुपीज गवर्नमेंट ने पे किए हैं, ये 40 रुपीज उसके सेव हो गए, जिससे वो और कहीं डिमांड को जनरेट करेगा। समझ आ रही है बात, किस तरीके से सब्सिडीज को करके, स्पेंडिंग को इंक्रीज करके गवर्नमेंट मनी को इंजेक्ट कर सकती है या पॉकेट में ज्यादा पैसा छोड़ सकती है।
दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि टैक्स को रिड्यूस करके, डायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस करके, इसका भी एग्जांपल दिया था कि 100 रुपए है मान लीजिए किसी के पास, गवर्नमेंट पहले 60 रुपीज इनकम टैक्स के ले रही है, मान लो 60 रुपीज इनकम टैक्स के ले रहे हैं, उसके पास केवल 40 रुपए बचे जिससे वो डिमांड करेगा। फिर सेकंड केस मैंने आपको बताया था, मान लीजिए 100 रुपीज है, अब गवर्नमेंट ये कह दे मुझे केवल 20 रुपीज दे दो इनकम टैक्स के, अब उसके पास 80 रुपीज बच गए हैं जिससे वो डिमांड करेगा। यानी टैक्स को अगर रिड्यूस कर दे गवर्नमेंट तो भी गवर्नमेंट मनी को इंजेक्ट कर सकती है इकोनॉमी में। एब्जॉर्ब कैसे कर सकती है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, या तो स्पेंडिंग को डिक्रीज कर दे, ठीक है, सब्सिडीज को कम कर दे, या फिर अपने टैक्सेस को बढ़ा दे, अपने टैक्सेस को बढ़ा दे। इस तरीके से गवर्नमेंट मार्केट में पैसे को इंजेक्ट भी कर सकती है, पैसे को एब्जॉर्ब भी कर सकती है। अब मान लीजिए बूम पीरियड चल रहा है, बूम पीरियड चल रहा है, ऑलरेडी मार्केट के अंदर मनी ज्यादा है, ऑलरेडी मार्केट के अंदर मनी जो है वो ज्यादा है। अब गवर्नमेंट अगर और पैसे को इंजेक्ट कर दे, गवर्नमेंट क्या कर दे, अगर और पैसे को इंजेक्ट कर दे, मनी ऑलरेडी ज्यादा है, प्राइसेस ऑलरेडी हाई है, अब गवर्नमेंट अगर और पैसे को इंजेक्ट कर दे, इसको नेक्स्ट पेज पे समझना एक बार, कि आपकी इकोनॉमी के अंदर बूम है, ठीक है, बूम है यानी कि डिमांड ज्यादा है हर चीज की, यानी कि प्राइसेस जो है वो ज्यादा है, ठीक है, इन्फ्लेशन हेल्दी इन्फ्लेशन है। अब ऐसे में अगर गवर्नमेंट और पैसा इंजेक्ट कर दे, किस तरीके से, अपनी सब्सिडीज को इंक्रीज करके और दूसरा टैक्सेस को रिड्यूस करके, और पैसा इंजेक्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा, इससे हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है, इससे हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है, इससे बूम सर्ज हो जाएगा, बूम जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जो बहुत ज्यादा बढ़िया बात नहीं है, ठीक है, इससे इकोनॉमी को खतरा होगा, ये इकोनॉमी जो है वो एक्सप्लोड कर जाएगी, यानी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, ये डेंजरस है, ठीक है। और दूसरा तरीका, दूसरा काम क्या करे, अगर सरकार, बूम पीरियड चल रहा है, गवर्नमेंट को दिख रहा है इन्फ्लेशन हाई होता जा रहा है, गवर्नमेंट क्या करे, पैसे को एब्जॉर्ब कर ले, दूसरी तरफ मैंने क्या कहा, पैसे को एब्जॉर्ब कर ले, किस तरीके से, अपनी सब्सिडीज को कम करके और टैक्सेस को बढ़ा के। तो इससे क्या होगा, जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे वो प्राइसेस अब कम हो जाएंगे, यानी कि इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाएगी। तो ये दो रास्ते मैंने आपको बताए। यहां पे इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ जैसा साइकिल चल रहा है, साइकिल क्या चल रहा है, बूम का, जैसा साइकिल चल रहा है गवर्नमेंट ने उसी दिशा में काम कर दिया, उसी डायरेक्शन में काम कर दिया, यानी कि ऑलरेडी डिमांड ज्यादा थी, ऑलरेडी प्राइस ज्यादा थे, और गवर्नमेंट ने इसके अंदर और पुश दे दिया डिमांड और प्राइसेस बढ़ाने के लिए, यानी उसी डायरेक्शन में काम कर दिया, यानी साइकिल की डायरेक्शन में, साइकिल की बहाव में ही काम कर दिया। इस स्टेप को क्या कहते हैं, प्रो साइक्लिक, क्या कहते हैं, इस स्टेप को क्या कहा जाता है, प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। उम्मीद करती हूं आपको समझ आया है। और जब इकोनॉमी के अंदर तो बूम है, ठीक है, और गवर्नमेंट इसके विपरीत काम कर रही है, उसको स्टेबल करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट उसके ऑपोजिट काम कर रही है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है काउंटर साइक्लिक। क्या कहा जाता है इसको, काउंटर साइक्लिक, यानी जो साइकिल, जो बिजनेस साइकिल की डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट दिशा में हमने काम किया है। बिजनेस साइकिल बूम दिखा रहा है, तो हम लोगों ने बूम को कम करने की कोशिश की है, यानी इकोनॉमी के अंदर पैसा और इंजेक्ट नहीं किया, सरकार ने उसके ऑपोजिट काम किया, यानी एब्जॉर्ब कर लिया। इसको क्या कहते हैं, काउंटर साइक्लिक। तो प्रो साइक्लिक होगा तो आपको समझ आया होगा ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, और काउंटर साइक्लिक हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा हेल्दी बनाता है। हेल्दी कैसे बनाता है, अब सरकार ने पैसे को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी सरकार का जो घाटा है, सरकार का जो खर्च है, सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, सरकार का काउंटर साइक्लिक के अंदर जो एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हो जाएगा, और गवर्नमेंट इसको और बहुत सारे कामों में यूज कर सकती है, या तो उसको बफर ही बना ले ताकि भविष्य के लिए कोई प्रॉब्लम आए तो उसे टैकल कर सके, दूसरा उसके अंदर इंफ्रा डेवलपमेंट कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दे गवर्नमेंट, तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी और ज्यादा हेल्दी होगी। समझ आ रही है बात, यहां पे क्या होगा, प्रो साइक्लिक सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी को और ज्यादा डेंजरस बना देगी। तो ये दो तरीके की फिस्कल पॉलिसी होती है, प्रो साइक्लिक एंड काउंटर साइक्लिक। यहां पे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के अंदर कैसे इंटरफेयर करती है, आपको पता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। रिसेशन को और ज्यादा डीप कर सकती है, डीप रिसेशन कर सकती है, और बूम को बहुत ज्यादा डीप बूम कर सकती है, ठीक है। और बहुत ज्यादा रिसेशन यानी डीपनिंग रिसेशन
और ग्रोइंग बूम, और बूम का बहुत ज्यादा होना, मैंने क्या कहा, बूम का बहुत ज्यादा होना और रिसेशन का बहुत ज्यादा कम हो जाना, यानी कि डीपनिंग रिसेशन, रिसेशन बहुत ज्यादा हो जाना, दोनों ही सिचुएशन जो है वो डेंजरस है, दोनों ही पोजीशन जो है वो डेंजरस है। फिस्कल पॉलिसी का यूज करके गवर्नमेंट इनको स्टेबलाइज कर सकती है। काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी और प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? काउंटर साइक्लिक में मैंने आपको क्या बताया, जिस डायरेक्शन में साइकिल है, जिस डायरेक्शन में साइकिल है, गवर्नमेंट उसके ऑपोजिट काम करे। यानी साइकिल अगर बूम का है, साइकिल अगर बूम की दिशा में जा रहा है तो गवर्नमेंट मनी को एब्जॉर्ब कर ले, गवर्नमेंट मनी को एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को अपनाए। समझ आ रही है बात? पैसे को एब्जॉर्ब करना कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी ही था, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था। यानी जब कभी भी इकोनॉमी के अंदर बूम चल रहा है, साइकिल, बिजनेस साइकिल कह रहा है बूम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को अगर चलाती है तो इसको कहते हैं काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। यही है ऑनगोइंग बूम में, ठीक है, या फिर ऑनगोइंग रिसेशन में उसके उल्टा काम करना। एक रिसेशन का भी एग्जाम्पल समझ लेना। मान लीजिए अब बूम नहीं चल रहा, मान लीजिए बिजनेस साइकिल कह रहा है कि इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर रिसेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा कम है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कम है, यानी कि मार्केट में मनी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट क्या करे, अगर गवर्नमेंट दो काम कर सकती है, एक तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, और दूसरा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी के अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट मनी को इंजेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट मनी को इंजेक्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर गवर्नमेंट मनी को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। अब रिसेशन के अंदर ऑलरेडी मनी कम है, अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी करती है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में काम हो गए, इसको कहेंगे प्रो साइक्लिक। जिस दिशा में काम है उसी दिशा में काम कर रही है गवर्नमेंट भी, इसको कहेंगे प्रो साइक्लिक, और ये डेंजरस होगा, ये अच्छा नहीं होगा। जबकि यहाँ पे मनी कम है, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लाती है, मनी को इंजेक्ट कर देती है, तो ऑपोजिट दिशा में काम हो गया, इसको कहेंगे काउंटर फिस्कल पॉलिसी, काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। ये यहाँ पे आप शब्दों में देख सकते हो, वर्ड्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई है। रिसेशन फेज में, ड्यूरिंग बूम फेज, इसको देखना, ड्यूरिंग बूम फेज काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी ट्राइज टू रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड। बूम फेज है और काउंटर साइक्लिक डिमांड को कम कर देगी, जिससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और किस तरीके से करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके और टैक्सेस को इंक्रीज करके। रिसेशन फेज में क्या हो रहा है, काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी क्या करेगी, रिसेशन है यानी कि ऑलरेडी मनी कम है, अब मैं कह रही हूं काउंटर साइक्लिक यानी मनी को इंजेक्ट करना है, गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडीज को इंक्रीज कर देगी और टैक्सेस को रिड्यूस कर देगी। ये यही है कि सब्सिडीज को हम लोगों ने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया और टैक्स लेवल को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, समझ आ रही है। ये बातें हैं काउंटर साइक्लिक की। प्रो साइक्लिक में क्या है, ये काउंटर साइक्लिक का ऑपोजिट है। यहां पे क्या होगा, फिस्कल पॉलिसी जो है, करंट मूड जो चल रहा है बिजनेस साइकिल का, जो करंट मूड चल रहा है उसी की दिशा में काम करेगा, इन लाइन विद द करंट मूड। करंट मूड अगर बूम का चल रहा है तो गवर्नमेंट भी और ज्यादा बूम कर रही है, अगर रिसेशन का चल रहा है तो गवर्नमेंट भी उसमें मदद कर रही है रिसेशन करने में। ये प्रो साइक्लिक होता है। ये पॉलिसी काफी डेंजरस होती है, इससे इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आती है, ठीक है, ये डेंजरस और इंस्टेबिलिटी लाती है। समझ गए बात को, प्रो साइक्लिक क्या होता है। इस टेबल से आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। बिजनेस साइकिल प्रो साइक्लिक कैसा हो रहा है, अगर बूम है, हम प्रो साइक्लिक कब कहेंगे, यानी बूम की दिशा में ही काम करना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रही है और टैक्सेस को डिक्रीज कर रही है। रिसेशन में क्या हो रहा है, प्रो साइक्लिक के केस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर रही है और टैक्सेस को इंक्रीज कर रही है, टैक्सेस को इंक्रीज कर रही है, यानी रिसेशन है, रिसेशन मनी कम है, गवर्नमेंट ने मनी को और कम कर दिया अपने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज और टैक्स को इंक्रीज करके। इसका आउटकम क्या होगा, या तो रिसेशन जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर रिसेशन है तो रिसेशन डीप हो जाएगा, और बूम की दिशा में अगर काम कर रही है, बूम के लिए प्रो साइक्लिक कर रही है, तो बूम बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी किसी भी चीज को एम्पलीफाई कर देता है, रिसेशन है तो रिसेशन को एम्पलीफाई कर देगा, बूम है तो बूम को एम्पलीफाई कर देगा। इससे बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। काउंटर साइक्लिक में देखिए क्या होगा, काउंटर साइक्लिक में बूम की पोजीशन में क्या होगा,
यानी कि अब गवर्नमेंट ऑपोजिट काम करेगी। बूम है तो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर दिया और टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया ताकि मनी को हम एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि बूम चल रहा है तो गवर्नमेंट मनी को एब्जॉर्ब कर लेगी। और रिसेशन के दौरान इसका ऑपोजिट, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगी और टैक्स को डिक्रीज कर देगी। इससे क्या होगा, रिसेशन सॉफ्ट हो जाएगा, यानी जो रिसेशन चल रहा है वो कम रिसेशन हो जाएगा और जो बूम चल रहा है वो भी कम हो जाएगा, यानी सब कुछ मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो ये काउंटर साइक्लिक और प्रो साइक्लिक दो वर्ड्स यूज थे हमारी इकोनॉमिक सर्वे में जो हम लोगों ने समझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट समझना है कि गवर्नमेंट के अकाउंट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी पीएम केयर्स फंड बहुत ज्यादा इसके अंदर विवाद चल रहे थे। ठीक है, पीएम केयर्स फंड, हमको विवादों में नहीं जाना, हमें अपना एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे। गवर्नमेंट के पास 3 अकाउंट होते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। आपको पता है आर्टिकल 266 एंड 267 में ये तीनों अकाउंट आते हैं। अब देखो, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है इसके अंदर पैसा कहां से आता है, इसकी रिसिप्ट कौन कौन सी है और इसका एक्सपेंडिचर कौन कौन सा है, वो चीजें हमें देखना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर अलग अलग अकाउंट बने हुए हैं। ठीक है, एक तो है पब्लिक डेट, जिसके अंदर सरकार सारा उधार का पैसा लेती है, यानी सरकारी उधार मैं कह सकती हूं, जिसके अंदर सरकार सारा उधार का पैसा लेती है। रेवेन्यू अकाउंट, जिसके अंदर सरकार का एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट टैक्स या नॉन टैक्स तरीके से हो रहा है। समझना इसको, इसके अंदर किस किस तरीके का पैसा आता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इनकम कहां कहां से होती है, कोई भी टैक्स है, कोई भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू के अंदर आपके डायरेक्ट टैक्स भी आ गए, आपके इनडायरेक्ट टैक्स भी आ गए। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हम बाद की स्लाइड्स में समझेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे सरकार को डिविडेंड मिल रहा है, कहीं पे शेयर लगाए हुए थे, डिविडेंड मिल रहा है, सरकार ने हमारे ऊपर कोई पेनल्टी लगाई है। ठीक है, सरकार को कोई पीएसयू से प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीजें नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएंगी, यानी कि ये सारी सरकार की कमाई हो रही है। दूसरा, और पैसा कहां से आता है, गवर्नमेंट कहीं से बोरो कर रही है, गवर्नमेंट कहीं से लोन ले रही है, एडवांस ले रही है किसी गवर्नमेंट से, तो ये सारा पैसा भी इसी की कमाई में आएगा। ठीक है, अब ये पैसा जाता कहां है, खर्चा कहां है, गवर्नमेंट को कोई उधार चुकानी है, गवर्नमेंट को कोई उधार चुकानी है, इंटरेस्ट और मैं कहूं प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रीपे करना है, रीपे करना है, तो वो इसी अकाउंट से पैसा निकलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को अगर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास लोन पहुंचाना है, लोन दे रहा है या कुछ और ग्रांट दे रहा है, तो वो सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा। तो इस तरीके से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर रिसिप्ट कहां से होती है और एक्सपेंडिचर कहां होता है वो हम लोगों ने देखा। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के भी 2 पार्ट है, चार्ज्ड ऑन एक्सपेंडिचर एंड चार्ज्ड विद एक्सपेंडिचर, उसको हम आगे समझेंगे। कंटिजेंसी फंड क्या होता है, कंटिजेंसी का मतलब होता है अचानक, अचानक कोई काम हो जाए। ठीक है, मतलब ऑन द स्पॉट कुछ काम हो जाए और हमको कंटिजेंसी सिचुएशन आ गई है, आकस्मिक सिचुएशन आ गई है, हमें नहीं पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, उसको कंटिजेंसी फंड कहते हैं। इस फंड के अंदर एक फिक्स अमाउंट में पैसा होता है। पहले ये पैसा 500 करोड़ होता था जिसको प्रेसिडेंट संभालते थे, इस बजट से इसको 30,000 करोड़ तक एक्सपेंड कर दिया है जिसको प्रेसिडेंट संभालते हैं। अब प्रेसिडेंट खुद नहीं संभालते, उनके सेक्रेटरी होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनके पास सारा कंटिजेंसी फंड होता है, डिटेल में अभी समझेंगे। तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में कहां कहां से पैसा आता है, जैसे हमारा आप मान लीजिए प्रोविडेंट फंड का पैसा है। ठीक है, आप पोस्ट ऑफिस में जितना पैसा जमा करवा रहे हैं वो पैसा यहाँ आएगा, जैसे आपने किसान विकास पत्र खरीदे, ठीक है, आपने इंदिरा विकास पत्र खरीदे, ये इस तरीके का जो पैसा है, मनी ऑर्डर का पैसा, मनी ऑर्डर जो पहले होता था, मनी ऑर्डर का पैसा, वो सब पब्लिक अकाउंट के अंदर जाएगा। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कंटिजेंसी फंड क्या होता है और पब्लिक अकाउंट क्या होता है। अब एक एक करके बिल्कुल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको समझते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आता कहां से है, ये सारा रेवेन्यू कहां से रिसीव्ड होता है, एक एक चीज देखना। बाय वे ऑफ टैक्सेस, बाय वे ऑफ टैक्सेस, ये टैक्सेस डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, या बाकी रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट, जिसके अंदर मैंने आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू बताया। नॉन टैक्स रेवेन्यू, सरकार टैक्स नहीं ले रही है, टैक्स के अलावा भी बहुत सारी कमाई है, जैसे रेलवे से जितना पैसा मिल रहा है। ठीक है, रेलवे सरकार के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गई, रेलवे से पैसा मिल रहा है।
जैसे सरकार को डिविडेंड का पैसा मिल रहा है, सरकार ने कहीं शेयर लगाए हुए थे, वहां से डिविडेंड का पैसा मिल रहा है, ये अदर रिसिप्ट हो गई। ठीक है, रेलवे से, पोस्ट से, ट्रांसपोर्ट से, गवर्नमेंट पीएसयू से, ये सारी कमाई कहाँ जाएगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में और क्या जाएगा? जितने भी लोन्स सरकार ने लिए हैं, ठीक है, पब्लिक नोटिफिकेशन से, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जितना पैसा लिया है, ट्रेजरी बिल से जितना पैसा लिया है, फॉरेन गवर्नमेंट से जितना पैसा लिया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जितना पैसा लिया है, जैसे IMF से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, WTO से लिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जितना पैसा लिया, यानी मैं कह सकती हूं चाहे आप डोमेस्टिक कंट्री से डेट ले रहे हो, चाहे आप इंटरनेशनल जगह से डेट ले रहे हो, दोनों ही डेट रिसीट के अंदर आएंगे, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा। ठीक है, दूसरा एक्सपेंडिचर, इस खाते से पैसा जाता कहां है, खर्चा कहां होता है इस खाते का, वो देखना। ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट। अब आपने उधार ले तो ली, अब ये उधार वापस भी करनी है, यहाँ का इंटरेस्ट भी पे करना है और प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करनी है, तो ये पैसा जब वापस जाएगा तो इसी खाते से जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के पास लोन देना है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास लोन पहुंचाना है, तो ये लोन भी इसी खाते से जाएगा, या और कोई ग्रांट देना है वो भी इसी खाते से जाएगा। तो इस तरीके से इस खाते से एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा। अब एक चीज याद रखना, इस खाते से 1 रुपया भी अगर निकालना हो तो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होगा, पार्लियामेंट के अंदर बिल पास होगा, और पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही, जब पार्लियामेंट जितने फंड के लिए आप लोगों को अलाउ करेगी उतना ही फंड यहाँ से जा सकता है। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री है तो वो अपनी मर्जी से यहाँ से पैसा निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। जैसे मान लीजिए जजेस की सैलरी देनी है, ठीक है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके सैलरी देनी है, उनको सैलरी देनी है, इसको क्या कहते हैं? चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं इसको? चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। ये ऐसा पैसा होता है, ये ऐसा पैसा होता है। अब देखो, जजेस की सैलरी तो हर मंथ देनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी हर मंथ देनी है। अब अगर पार्लियामेंट में आप बिल ही पास करवाते रह गए तो ये सैलरी तो रुक गई ना, ये तो आएंगी ही नहीं। पार्लियामेंट तो बहुत वक्त ले लेता है हर चीज के लिए। तो ये ऐसी चीजें होती है जिसके ऊपर वोटिंग नहीं होती, डिस्कशन तो होती है, वोटिंग नहीं होती। डिस्कशन हो जाएगी लेकिन वोटिंग नहीं होगी, इसको कहते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। दूसरा, बाकी जितने भी ये मैंने आपको एक्सपेंडिचर बताए कि सरकार को, राज्य सरकारों को लोन देना है, ग्रांट देना है, ठीक है, बाहर का पैसा, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस करना है, ये सारी रीपेमेंट वगैरह, इनके लिए वोटिंग भी होगी और इनके लिए डिस्कशन भी होगी। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को हमने जाना। याद रखेंगे, पार्लियामेंट की अथॉरिटी के बिना हम लोग इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। दूसरा होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये नेचर फिक्स फंड, ये फिक्स फंड है, ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए फिक्स फंड है। इसको कौन हैंडल करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ये सारा पैसा होता है, और इसको सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो सेक्रेटरी होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के एक सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं, वो इस सारे पैसे को संभालते हैं। किस काम के लिए यूज होता है? अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, जैसे हमें नहीं पता कहीं बाढ़ आनी है, बाढ़ आ गई, कोई नेचुरल कैलामिटी, जैसे कहीं पे वल्केनो आ गया, कहीं पे फ्लड हो गया, ठीक है, कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया, अब जैसे कोविड आ गया, इन सब चीजों के लिए, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए पैसा यहां से जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम क्या होता है, पैसा यहाँ पे पहले देखो आता कहां से है, ये रिसीट कहां से होती है? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। कंटिजेंसी अकाउंट के अंदर पैसा आता कहां से है? ये पैसा आएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही पैसा यहाँ पे आएगा और फिर ये पैसा अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के अंदर चला जाएगा। ऐसा नहीं है ये पैसा हर दिन आ रहा है, यहाँ पे फिक्स कर दिया। पहले 500 करोड़ था, अब इसको इंक्रीज करके 30,000 करोड़ कर दिया। इस बजट से इसको बढ़ा के 30,000 करोड़ कर दिया है। अब अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है। अब एक बात को समझना, तुम, बाढ़ आई हुई है कहीं पे, जितने भी अफेक्टेड लोग हैं उनको पैसा चाहिए। अब ऐसा थोड़े ना होगा पहले आप पार्लियामेंट से अप्रूवल लोगे, ठीक है, इतने वो बेचारे परेशान हुए रहेंगे लोग, बाढ़ उनको बहा के लेके जा रही है, रिलीफ फंड कुछ नहीं मिला उनको, आप पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करने पे लगे हो। तो ऐसा नहीं होता। जैसे ही एक्सपेंडिचर दिखता है उन विक्टिम्स को उसी वक्त पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ये पैसा खर्च होने के बाद, पैसा खर्च होने के बाद
पार्लियामेंट के अंदर अथॉरिटी ली जाती है। मतलब पार्लियामेंट को बता दिया जाता है कि हमने ये पैसा 30,000 करोड़ में से मान लीजिए 1,000 करोड़ हमने इसको दे दिए और ये 29,000 करोड़ अब इस खाते में बच गए हैं, यानी कि एक्स्ट्रा 1,000 करोड़ हम लोगों को चाहिए। ठीक है, जो 1,000 करोड़ यहाँ पे एक्सपेंड हो चुका है, पूरा ये हर वक्त 30,000 करोड़ मेंटेन करना है ना, तो ये 1,000 करोड़ यहां से आ जाएगा। तो हम ये तो कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली पार्लियामेंट का अप्रूवल तो चाह ही रहा है ना, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब ये 1,000 करोड़ यहाँ पे आएंगे तब तो पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए। ठीक है, लेकिन कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए इस पैसे को खर्च करने के लिए इस अकाउंट से पहले अप्रूवल नहीं चाहिए, पार्लियामेंट बाद में अप्रूवल हम लेते हैं, यानी एक्सपेंडिचर हो जाने के बाद उनको बताते हैं भाई 30,000 करोड़ तुमने दिए थे, इसमें से इतना खर्चा हो गया, अब ये खर्चा हमारा तुम पूरा कर दो और इसको फिर से रिफिल कर दो। ठीक है, तो ये कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, यहाँ पे आप ये पूरा देख सकते हो। ठीक है, पार्लियामेंट वोट्स द बिल, द मनी ऑलरेडी स्पेंट आउट द कंटिंजेंसी फंड, मनी ऑलरेडी स्पेंट हो चुका है और उसके बाद पार्लियामेंट वोट करती है और फिर उस अकाउंट को रिफिल कर दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। 2021-22 में 30,000 करोड़ इसके अंदर इंक्रीज कर दिए हैं, पहले सिर्फ 500 करोड़ होता था। प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, सीनियर IAS ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के जो सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, वो इसको सारा हैंडल करेंगे, लेखा देखा देखेंगे। तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक का अकाउंट है, आपका और मेरा अकाउंट है, यानी मेरा जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है, ठीक है, मेरा GPF का जो पैसा है, मेरा PPF का जो पैसा है, ठीक है, मेरी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है पोस्ट ऑफिस के अंदर, मेरा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, मैं विदेश के अंदर थी, मैंने अपनी फैमिली को मनी ऑर्डर भेजा है, पैसे भेजे हैं, ठीक है, इस तरीके का सारा पैसा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में होता है। ये सारा पैसा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में होता है। ये पैसा कहाँ जाता है, रिसिप्ट की तो बात देख ली, ये पैसा जाता कहाँ है? गवर्नमेंट इससे लोन ले लेती है, गवर्नमेंट लोन के रूप में इस पैसे को ले लेती है। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एक ट्रस्टी की तरह बीच में है, गवर्नमेंट एक बैंकर की तरह है। जब भी अब आज मान लीजिए आज मुझे मेरे PPF का पैसा वापस चाहिए या मुझे मेरे GPF का पैसा वापस चाहिए, रोज किसी ना किसी को चाहिए। अब रोज थोड़ी ना पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन करवाते फिरेंगे, रोज थोड़ी ना पार्लियामेंट के अंदर फंड को क्लियर करवाते फिरेंगे। तो जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का पैसा होता है ना, उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा जमा किया हुआ पैसा है। तो हमारे पैसे के लिए पार्लियामेंट के ऊपर वोटिंग नहीं होगी, इसको इस तरीके से याद रखना। ठीक है, हम अपना पैसा किसी भी वक्त निकलवा सकते हैं और ये सारा पैसा गवर्नमेंट देगी। ठीक है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है ये सारा पैसा और गवर्नमेंट आप लोगों को वापस दे देगी। तो यानी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक बैंक की तरह काम किया। यहाँ पे जनरली क्या होता है, आपने अपना पैसा SBI में डाल दिया और जब चाहिए SBI ने आपको दे दिया। सेम काम यहाँ है, आपने GPF में अपना पैसा सरकार को जमा कर दिया और सरकार जब भी आपको चाहिए सरकार आपको पैसा वापस कर देगी। यानी गवर्नमेंट एक बैंकर, एक ट्रस्टी की तरह काम कर रही है और आपको ये सारा पैसा रिफंड कर देती है। ठीक है, कहाँ कहाँ जा रहा है ये पैसा, इसको देखना, इस टेबल में आपको समझ आएगा इसका पैसा कहाँ जा रहा है। रेमिटेंसेस, यानी मैंने मेरी फैमिली के लिए मनी ऑर्डर किया था कि मेरा इतना पैसा मेरी फैमिली को दे देना। ये पैसा जब तक मेरी फैमिली के पास नहीं गया तब तक पब्लिक अकाउंट में पड़ा है। ठीक है, और जब मेरी फैमिली को चाहिए वो लोग यहाँ से निकलवा लेंगे, यानी कि रेमिटेंस चला गया, ये खर्चा हो गया इस अकाउंट से। दूसरा डेट, यानी कि सरकार जो है इस पैसे को उधार की तरह यूज करती है और आप लोगों को विद इंटरेस्ट ये पैसा वापस कर देती है जब भी आप ये पैसा वापस मांगते हो तब। ठीक है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनका खुद का कंसोलिडेटेड फंड होता है, उनका खुद का पब्लिक अकाउंट होता है, उनका खुद का कंटिंजेंसी फंड होता है। ये बात संविधान में लिखी है। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी का भी खुद का कंसोलिडेटेड फंड, खुद का कंटिंजेंसी फंड, खुद का पब्लिक अकाउंट होता है। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963। स्टेट गवर्नमेंट का पैसा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है और यूनियन टेरिटरी का पैसा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग होता है। कंटिंजेंसी फंड जो यूनियन टेरिटरीज का होता है वो कौन संभालेगा? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वहां का एडमिनिस्ट्रेटर संभालता है। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने समझी। अब लास्ट हम PM केयर्स फंड को समझते हैं। प्रधानमंत्री केयर्स फंड ये किस चीज के लिए आता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए ये फंड बनाया गया। कोई कैलेमिटी, कोई डिस्ट्रेस हो जाता है, कोई मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर हो जाता है। ठीक है, जैसे कोविड के दौरान ये बनाया गया, ये भी एक तरीके का नेचुरल कैलेमिटी ही है।
ठीक है, तो पीएम केयर्स फंड इन लोगों को, इन अफेक्टेड पर्सन को रिलीफ देने के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ो। इस पीएम केयर्स फंड को हैंडल कौन करता है? दो तरीके की बॉडी है। इसके चेयरमैन होते हैं, इस फंड के चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री। नीचे 3 मिनिस्ट्री है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री। और यहाँ पे 3 ट्रस्टी होते हैं, 3 ट्रस्टी होते हैं। इन 3 ट्रस्टी को पीएम ही अपॉइंट करते हैं। ये एमिनेंट पर्सन हो सकते हैं, एमिनेंट पर्सन हो सकते हैं डॉक्टर फील्ड से, हो सकता है कोई डॉक्टर हो सकता है कोई साइंटिस्ट हो, ठीक है, हो सकता है कोई सोशल सर्वेंट हो सकता है कोई फिलैंथ्रोपिस्ट हो, ठीक है। कोई भी 3 ट्रस्टी प्रधानमंत्री ही अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। और ये जो 3 मिनिस्ट्री है, ये 3 मिनिस्ट्री फिक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये 3 मिनिस्ट्री यहाँ पे है। मतलब 3 ये लोग और एक प्रधानमंत्री, ये 7 लोग मिलके इस फंड को संभालते हैं। और इसके ऊपर आरटीआई जो है वो नहीं लग रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लगा के देखी थी, तो आरटीआई के अंडर ये नहीं आता है। कौन होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन? पीएम केयर्स फंड के प्रधानमंत्री खुद होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये 3 इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी होते हैं। बाकी 3 ट्रस्टी को नॉमिनेट करेंगे प्रधानमंत्री, जिसके अंदर रिसर्च, साइंस, हेल्थ, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, फिलैंथ्रोपी, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये लोग इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर, साइंटिस्ट साइंस की फील्ड से हो सकते हैं। इनको कौन अपॉइंट करेगा? चेयरपर्सन यानी प्रधानमंत्री ही इनको नॉमिनेट करते हैं। अब पीएम केयर्स फंड की तरह क्या कभी कोई और फंड भी बना है? इसको समझना, पीएम केयर्स फंड की तरह क्या कोई कभी और फंड भी बना है? बिल्कुल बना है। एक फंड बना था पीएमएनआरएफ, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड था। ये प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, यहां पे आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ये 1948 में बना था। पीएमएनआरएफ जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था, नेहरू जी ने बनवाया था। पीएमएनआरएफ 1948 में बनवाया था। अब ये फंड किस लिए बना था? पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज लोग आए थे, जो रिफ्यूजीज लोग भारत में आए थे, रिफ्यूज होके वहां से, ठीक है, जो रिफ्यूजीज लोग भारत में आए थे, उन लोगों के लिए, उन लोगों की मदद के लिए, अब बहुत सारे कैंप लगे थे, आपको पता है, दोनों ही तरफ। उन लोगों की मदद के लिए ये फंड बनाया था। अब पीएम केयर्स फंड में पैसा कहां से आता है? ये बजट से पैसा नहीं आता है, याद रखना। ये पैसा कहां से आता है? इंडिविजुअल देते हैं। आप या हम जैसे लोग डोनेट करते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन डोनेट करती है, या कोई कंपनी डोनेट कर रही है। सेम काम पीएमएनआरएफ फंड में था। पीएमएनआरएफ फंड भी जो है, वहां पे पैसा इंडिविजुअल दे रहे हैं, वहां पे पैसा ऑर्गेनाइजेशंस दे रही है, वहां पे पैसा कंपनी दे रही है। हमको क्या फायदा होगा? कोई इंडिविजुअल इसके अंदर जितने भी पैसे देता है, पीएम केयर्स फंड में जितना भी पैसा देता है, वो सब टैक्स फ्री होगा। उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्टेड होगा, चाहे आप 10 करोड़ रुपए दे दो। कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर पैसा देती है, तो उनको जितना भी पैसा उन्होंने दिया है इस फंड के अंदर, उस सारे पैसे को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ये समझना। जो भी कंपनीज होती है, अब मान लीजिए कोई ये कंपनी है यहाँ पे, ठीक है, इसने अपना प्लांट लगाया हुआ है यहाँ पे आयरन एंड स्टील की प्लेट्स बन रही है। मान लो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, आयरन एंड स्टील की प्लेट्स बन रही है। अब ये प्लांट यहाँ पे ना होता तो यहाँ पे प्लांट्स हो सकते थे, ठीक है, मतलब पौधे हो सकते थे। ये प्लांट आप कंफ्यूज मत हो जाना। ग्रीनरी हो सकती थी यहाँ पे, ठीक है, और ये पॉल्यूशन भी कर रहे हैं आप, इससे एनवायरनमेंट को फर्क पड़ रहा है, ये पॉल्यूशन भी कर रहे हैं। तो हर कंपनी को क्या कहा जाता है कि आप अपने पीछे 3 साल के प्रॉफिट का, 3 साल के प्रॉफिट का, पीछे बीते हुए 3 साल के प्रॉफिट का X%, 2%, 3%, X% आपको सोसाइटी के काम में देना होगा, जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, की कॉर्पोरेट की सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे सोसाइटी के काम करोगे। या तो आप खुद काम कर दो, या फिर ये पैसा सरकार को दो, ताकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये पैसा लग सके। तो अब इस कंपनी ने मान लीजिए पीएम केयर्स फंड के अंदर कुछ पैसा दे दिया, तो उस पैसे को इस X% के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये फायदा कंपनी को और इंडिविजुअल को होता है। मैं पीएमएनआरएफ फंड के बारे में बता रही थी। 1948 में आया, जवाहरलाल नेहरू ने किया। पाकिस्तान से जितने लोग डिस्प्लेस्ड पर्सन थे, रिफ्यूजीज थे, उनकी मदद के लिए ये आया था।
अब तो रिफ्यूजीज है नहीं, लेकिन अब भी ये फंड है, और ये फंड जो है अब नेचुरल कैलामिटी के लिए यूज किया जाता है, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन्स के, एसिड अटैक, इन तरह के लोगों के काम में आता है। ठीक है, यहाँ पे पैसा इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, ये सब लोग मिलके यहाँ पे पैसा डोनेट करते हैं। PMNRF फंड इज मेड फॉर द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पैसा निकलेगा कैसे? प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से। सेम काम PM केयर्स फंड में भी है। PM केयर्स फंड में भी पैसा प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से ही निकलेगा। आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, समझ गई यहां तक बात? ये हम लोगों ने PM केयर्स, अभी तक हम लोगों ने PMNRF फंड की बात की। अब हम PM केयर्स फंड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ते हैं। PM केयर्स फंड के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना कि इसके अंदर कोई भी बजट से पैसा नहीं जा रहा है। ये सारा वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन से फंड इकट्ठा होगा, जिसके अंदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन डोनेट कर रही है। दूसरा, कंटिंजेंसी सिचुएशन से लड़ने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने के लिए ये पैसा यूज किया जाएगा। जितना पैसा आया 100% टैक्स फ्री होगा। ठीक है, डोनेशन ऑफ PM केयर्स फंड जो है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डोनेट कर रही है तो उसके पैसे को CSR के अंदर इंक्लूड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ये सब बातें मैं आपको समझा चुकी हूं, ये बात इंपॉर्टेंट है। PM केयर्स फंड के अंदर फॉरेन इंडिविजुअल और फॉरेन गवर्नमेंट भी पैसा जमा करवा सकती है। फॉरेन इंडिविजुअल और फॉरेन गवर्नमेंट भी पैसा जमा करवा सकती है। और PMNRF फंड, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, उसके अंदर भी ये चीज आई थी, लेकिन ये चीज 2011 में इंक्लूड की गई थी PMNRF फंड में। जबकि PM केयर्स फंड में स्टार्टिंग से ही ये कर दिया कि इसके अंदर फॉरेन इंडिविजुअल और फॉरेन कंपनीज भी पैसा डोनेट कर सकती है, और उनको FCRA फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के अंडर एग्जेम्पशंस मिल जाएंगी। अगर वो पैसा यहाँ पे जमा करवाते हैं तो उनको FCRA फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के अंडर एग्जेम्पशंस मिल जाएगी। ये फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट क्या है ये हम भविष्य में समझेंगे। तब तक आप लोगों को अगर बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा है कि FCRA क्या है, आप लोग गूगल कर सकते हैं। ठीक है, तो PM केयर्स फंड के बारे में हम लोगों ने ये बात जानी, और याद रखेंगे इसके ऊपर RTI नहीं लग रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके लिए वाद विवाद उठ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को उनमें नहीं जाना, हमको अपना एग्जाम सोल्व करना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, ये एक रिकॉर्डेड सेशन था गाइस। कुछ काम की वजह से मैं आज लाइव नहीं आ सकी, बट आप लोगों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, तो इसलिए मैं ये रिकॉर्ड करके दे रही हूँ। तो आप लोगों को जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, या जो लोग मेरे से पर्सनली जुड़े हुए हैं वो लोग मैसेज कर सकते हैं। मैं उन सभी के डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंक्लूड कर लूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।